आज मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश जा रहा था और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर आज उनके जाने का समय आ गया था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जाते हुए उन्होंने मुझे एक बार पलटकर देखा था। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कमरे में ले गई और कहने लगी कि अब पागल हो गई हो जो अपने पति के जाने पर ऐसे फूट फूट कर रो रही हो। पूरे घर में अपशगुन फैला रही हो। चुप करके यहीं बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का सफ़र कैसे गुजरेगा। मेरी सास ने मुझे डांट दिया। उसी समय मैं वहीं पर चुप होकर बैठ गई। शाम को जब मैं उठी तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। मेरी सास मुझे घूर घूर कर देख रही थी। सर से पैर तक वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे किसी ख़ास काम के लिए देख रही हूँ। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, ये लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रही हो? ये तो सुहागन की निशानी है और तेरा पति तो विदेश चला गया है। अब तू ये दुपट्टा उतार और काले रंग की चादर ओढ़ ले। अच्छा नहीं लगता? तेरा पति विदेश में है तो तू किसके लिए ऐसी सज संवर कर बैठी है? सास की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा पति काम से विदेश गया था। भगवान न करे मैं विधवा तो नहीं हुई थी, लेकिन सास की जिद के आगे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। उसी समय मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपनी अलमारी से एक काले रंग की चादर निकाल कर ओढ़ ली। वैसे तो मुझे ये रंग पसंद नहीं था, सिर्फ रवि की जिद पर कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज अपनी सास के कहने पर मुझे ये रंग हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। वो चादर ओढ़कर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में ही लेट गई। जब मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई, मैं तो अपने गम में भूल ही गई थी कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जब मेरा पति ही यहाँ नहीं है तो मेरा ससुराल में मेरा क्या काम है। खैर, मैं रात भर इस बारे में सोचती रही और जब सुबह उठी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है और बुखार भी है और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी यही एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाता और मैं अपने मायके चली जाती। लेकिन मेरी सास को तो जैसे किसी की फिक्र ही नहीं थी। कहने लगी कि मामूली सा ही तो बुखार है, शाम तक उतर जाएगा और अगर नहीं उतरा तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मायके जाना है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलकर मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। वो हंसकर बोली कि तेरे दिल पर कौन सा बोझ है जो तुझे हल्का करना है। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगी, हम भी तो 1 साल तक अपने पति से दूर रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे अपने साथ किए गए सलूक का बदला ले रही थीं। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझसे कहने लगी कि यहाँ पलंग पर आकर बैठ जाओ और कहा कि यहाँ से उठना नहीं जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी सास कमरे में से एक लाल रंग की बोतल लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी कि पैर ऊपर करके ठीक से बैठ जाओ। पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरी सास ने उस लाल रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल अपने हाथ पर निकाला और वो मेरे सर पर लगाने लगी। वो तेल बहुत अजीब सा था और मुझे उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर के बालों में किसी ने तेज़ाब डाल दिया हो। मेरी सास ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया और साथ ही सर की मालिश भी करने लगी और कहने लगी कि अब तुझे आराम हो जाएगा। ये ऐसा तेल है जिसे 8-10 दिन लगाने से ही तबीयत ठीक हो जाती है। ये तेल हमारे घर में पहले इस्तेमाल होता था, बल्कि मेरी सास भी मुझे यही तेल लगाया करती थी। अब मैं वहीं पर बैठी रही। मैंने सर के दर्द का बहाना तो कर लिया था, लेकिन मैं बुरी तरह से फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद मेरी सास ने मलमल कर मेरा सर छोड़ा। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। ये मेरी सास से रोज़ाना मिलने आया करती थी। उसे देखते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और बोली, आजा शालू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देख, मेरी बहू के सर में इतना शदीद दर्द था, मैंने उसे मालिश की तो ये सही हो गई।
मेरी सास उनको बहुत खुशी से ये बात बता रही थी। खैर मैं अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद इनके लिए चाय बनाकर लाई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। मैं उसी समय अपने कमरे में जाकर लेट गई और मुझे जल्दी ही नींद आ गई। रात के 8 बजे मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से बुलाया और कहने लगी कि आजा बहू, आकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया, लेकिन मेरे मुंह का टेस्ट तक बदल चुका था। इस तेल ने तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मैंने खाना खा लिया। हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि तू जाकर अपने कमरे में सो जा। ऐसा रोज़ नहीं होता था, बल्कि खाना खाने के बाद तो वो मुझसे अपने पैर दबाने को कहती और कभी मुझसे बर्तन धोने को कहती। लेकिन आज मेरी सास मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई और मुझे इतनी गहरी नींद आई जैसे किसी ने मुझे नशा दे दिया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह उठी तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने तो मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे ये तेल लगाया था, लेकिन इससे तो मुझे अपनी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरा दिल भी बेचैन हो रहा है। तो मेरी सास ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 8-10 दिन बाद ही तो ये तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत ख़राब है और इस तेल से शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात सुनकर मैं कुछ सुकून से हो गई, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब रही तो मैंने सोचा इस तेल की मालिश से छुटकारा पाने का एक यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही कहीं छुपा दूं। मैंने ऐसा ही किया। दोपहर को जब वो पड़ोस में गईं तो मैंने उनके कमरे में जाकर वो तेल की बोतल उठाई और अलमारी के पीछे छुपा दी। सोचा अगर मेरी सास ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझसे ये रोज़ रोज़ की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने तेल छुपाना ही बेहतर समझा। सास जब घर में वापस आई तो उन्होंने वो तेल की बोतल ढूंढना शुरू की। कहने लगी कि तेरे सर की मालिश करनी है, तेल की बोतल पता नहीं कहाँ चली गई। मैं भी उनके सामने ऐसी हो गई जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। उसके बाद माँ जी ने इतना शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। उन्हें मेरे सर के दर्द से इतनी क्या तकलीफ़ थी जो वो मेरे सर में रोज़ाना तेल लगाना चाहती थीं, क्योंकि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी इतनी फ़िक्र भी कर सकती है। पहले तो मैंने सोचा था कि अलमारी के पीछे से वो तेल की बोतल उन्हें दे दूंगी, लेकिन अब जब मैंने उनको इस तेल के लिए इतना परेशान देखा तो मैंने अपना इरादा बदल लिया था, क्योंकि मुझे उन पर शक हो रहा था। और वो तेल लगाने के बाद मुझे सारी रात नींद आती रहती। सुबह उठती तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती और ऐसे इलाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, जिससे मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया हो। मुझे बहुत हैरत हुई। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी और ये लोग छुप छुप कर हल्के हल्के कुछ बातें कर रहे थे। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद कर दिया और उन आवाज़ों को दरवाजे के पास जाकर गौर से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ें भी आ रही थी, जबकि 2-4 आदमी एक साथ खड़े थे। मेरी सास उनसे पता नहीं क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मेरे कमरे की लाइट भी बंद थी। मैंने देखा 2 आदमी हमारे घर से छुपकर निकल रहे थे। पहले मैंने सोचा कि मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया अगर कोई रिश्तेदार होता तो ऐसे चोरी छुपे क्यों मिलने आता। दिन की रोशनी में भी तो मिलने आ सकता था, रात में ही क्यों आया। अब तो मेरी सास पर मेरा शक और भी पक्का हो गया था। सुबह जब मैं उठी तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब नहीं थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास ने मुझे देखा और कहने लगी कि रात को नींद ठीक से तो आई थी। मैंने उनसे कहा, जी मैं सो गई थी
वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तेरी तबीयत अब भी ख़राब है। मैं आज ही तुझे शालू की माँ के पास लेकर चलूँगी। तुम तो जानती हो वो कितनी माहिर हैं। उससे बहुत औरतें दवाई लेने आती हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो वो हर मर्ज़ की दवा देती हैं। मेरी सास ने मुझे समझाया, लेकिन मैं जानती थी कि शालू आंटी की माँ एक पाखंडी औरत के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा उनके पास जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वो कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। वो कहने लगी, अरे तुझे क्या पता तेरी तबीयत ठीक है या नहीं। आज ही मैं तुझे लेकर जाऊंगी और तेरा इलाज करवाऊंगी। तू फिक्र मत कर, तू शाम को तैयार रहना। अपनी सास की बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, माँ, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरा पीछा छोड़ दें। मुझे उन पर गुस्सा आ गया था तो वो मुझसे कहने लगी, मेरे सामने ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तेरी शिकायत तेरे पति से विदेश में कर दूंगी कि तू मेरी कोई बात नहीं मानती। बस मेरी यही एक कमज़ोरी थी जिसका फ़ायदा मेरी सास उठा रही थी। अब शाम को मैं तैयार हो गई और मेरी सास भी मुझे ले जाने के लिए पूरी तैयार थी और हम शालू की माँ नीलू आंटी के पास पहुँच गए। नीलू आंटी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन सच तो ये है मुझे उनकी दवाओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी। सास ने उनको मेरी तबीयत के बारे में बताया और कहने लगी, तुम मुझे वही तेल दो जो तुमने पिछली बार दिया था। सास की बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर एक लड़की को आवाज़ दी और उससे वो तेल की शीशी लाने को कहा। वो लड़की तेल की शीशी लेकर आई और उसने मेरी सास को दे दी। मेरी सास ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे लेकर घर वापस आ गई। उस तेल को लाने के बाद मेरी सास बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। मुझे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए अपनी सास को ये तेल अपने सर में लगाने नहीं दूंगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने वही किया। मैंने उस जैसी शीशी ली और उसमें सरसों का तेल भर दिया और इसमें लाल रंग मिला दिया और जो तेल मेरी सास लाई थी वो मैंने पेड़ों में फेंक दिया। मेरी सास को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने वो तेल की बोतल बदल दी है। रात को रोज़ की तरह मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश अच्छे से हो गई तो वो मुझसे कहने लगी कि जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, 8 दिन में तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। जबकि मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। मुझे थकावट भी नहीं हो रही थी, जबकि उस तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे वही आवाज़ें आने लगीं। आज मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास को लग रहा था कि मैं सो गई होंगी, इसीलिए उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया था। वो आवाज़ें मुझे ज़्यादा आने लगीं, तो मैं अपने कमरे के बाहर आई। देखा तो ये आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ गई तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि 3 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वो उन्हें मेरे दहेज का सामान दे रही थी। उन लड़कों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। तभी मेरी सब कुछ समझ में आ गया कि ये मेरे दहेज का सामान। ये सोचते ही मुझे चक्कर आने लगे। मैं दरवाज़ा खोलकर उनके कमरे के अंदर चली गई और अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, ये लोग कौन हैं और मेरे दहेज के बर्तन आप इन्हें क्यों दे रही हैं? मुझे देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, तू यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुझसे कहा था कि अपने कमरे में जाकर सो जा। वो अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा मुझे ही डांट रही थी। मैंने उनसे कहा कि माँ, मैं सो नहीं सकती। जो मैंने आपसे पूछा है मुझे पहले उसका जवाब दो। तो वो कहने लगी कि तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि मैं जो चाहे करूं, ये मेरा घर है। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। ये देखकर वो लड़के जल्दी से घर से भाग गए, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी। मैं भला कैसे अपनी सास को छोड़ सकती थी?
बहस करते करते उन्होंने हार मान ली और कहने लगी कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। उसके घर मेहमान आ रहे हैं, थोड़े ही दिन की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा, लेकिन तू तो अपने दहेज को हाथ भी लगाने नहीं देती, इसलिए मैं तेरे सोने के बाद ये काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी उनको कोई सामान लेने से मना नहीं करती थी। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी लड़ाई बढ़ गई तो वो मुझे धमकी देने लगी और कहने लगी कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया है। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ और उसे बताऊंगी कि रात को तुझसे लड़के मिलने आते हैं। मैं उनकी बात समझ गई थी कि वो मुझे धमकी क्यों दे रही हैं और मुझसे क्या चाहती हैं। वो जानती थीं कि मैं उनकी इस बात के आगे मजबूर हो जाती हूँ, लेकिन कब तक वो मुझे इसी बात को लेकर ब्लैकमेल करती रहती। आखिर कब तक वो मुझे मेरे पति के नाम की धमकी देकर मुझसे अपनी हर बात मनवाती रहेंगी। ये सोचकर मेरे दिल में डर सा आ गया, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन मैं भी उनके सामने खड़ी रही। मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन करें, जिसको आपका दिल करे आप उसे फ़ोन करें। मैं अपने दहेज की कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर जाने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई और मेरे सर में चोट लग गई। वो गुस्से से लाल पीली होकर बाहर चली गईं और मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अब ना जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा कोई तूफान लाने वाला था। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। विदेश में मेरे पति को फ़ोन किया। मैं भी उनके पास ही खड़ी थी। वो मेरे बारे में ऐसी ऐसी गलत बातें कर रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनकी बातों में इतना जहर भरा था कि मेरे पति भी मजबूर हो गए। मैं अपने पति से बात करना चाहती थी और अपनी बात उनके सामने रखना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फ़ोन को हाथ तक लगाने नहीं दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी सास को जान से मार दूं, लेकिन मैं उससे मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे पति ने भी मुझसे कह दिया कि तुम्हें मेरी माँ के मामले में बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती। मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा। मेरा दिल काँप कर रह गया। मेरे पति बहुत गुस्से में थे। जाहिर है उनकी माँ ने मेरे बारे में जो जो बातें कही थी वो कोई भी इज्जतदार आदमी अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे पूछेंगे कि आखिर क्या बात है, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके विदेश जाने के बाद मैं बिगड़ गई हूँ और उनकी पीठ पीछे गुल खिला रही हूँ। उनकी इस बात ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनेंगे और मुझसे कुछ पूछेंगे भी नहीं। उन्होंने एक बार भी मुझे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया और मुझे डिवोर्स दे दी। मैं रोती पीटती अपने मायके आ गई। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। लेकिन मैंने अपनी परेशानी की परवाह नहीं की, बल्कि अपने माता पिता का साथ दिया। उन्होंने इस बार भी जहाँ मेरा रिश्ता तय किया, मैंने खामोशी से वहीं पर शादी कर ली। अपने माँ बाप का फैसला मानने का मुझे ये सिला मिला कि मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हो गई, जिसे काम करने के लिए विदेश में जाना नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशी खुशी कटेगी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में वो मेरी सास के बारे में बातें करने लगी। मैंने पूछा कि वो कैसी हैं। उनकी हालत पर वो अफसोस करने लगी और कहने लगी कि उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा, क्यों, उन्हें क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सास को तो तुम पर जुल्म करने की आदत थी, लेकिन जब उनके बेटे ने दूसरी शादी की तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि राधा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी और वो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। लेकिन उस लड़की ने आते ही तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। राधा अपनी सास की कोई भी बात नहीं मानती थी और अपने पति के सामने ऐसी ऐसी बातें करती कि वो बुढ़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी। जाहिर है वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर थी, इसीलिए उसका रोब तुम्हारी सास पर बहुत ज़्यादा था।
तुम्हारी सास तो तुम्हारे ऊपर जुल्म करने की आदी थी। उसने अपनी दूसरी बहू के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक रात अंधेरे में उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, क्योंकि तुम्हारी सास को चोरी करने की आदत थी। पता नहीं उसे ये आदत कहाँ से लग गई। हालांकि भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ था, लेकिन शायद उसको चोरी करने का शौक लग चुका था। अपनी बेटी को अपनी बहुओं की चीज़ें देना उसे अच्छा लगता था। अपने बड़े बेटे की बीवी के साथ भी उसने यही हाल किया था। अब तो उसकी इतनी बुरी हालत है कि उसकी बहू राधा का दिल करे तो ही वो उसे खाना देती है, वरना वो उसे खाना भी नहीं देती। वैसे उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास के बारे में जानकर खुश तो नहीं हुई थी, क्योंकि किसी को तकलीफ़ में देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं है। सच तो ये है कि इंसान को अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में मिलकर रहती है। भगवान सबको उसके किए की सज़ा ज़रूर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।